नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडल्ट जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर के लिए संभावित प्रश्न सीरीज का तीसरा पार्ट हल करेंगे। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से दोनों पार्ट को देख सकते हैं। ये आपके जो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो और जो लोग जीएस पेपर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। करीब 30 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड किया गया है। आप लोगों ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा। 17 अक्टूबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित होनी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका आज हमारे टेलीग्राम चैनल पर तीनों सीरीज का जो है सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो है आपको बता दें कि अनअकैडमी पर लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 जो कि ये 12 महीने में प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ये बैच 6 अक्टूबर से जो है शुरू हो गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस यानी कि प्री और मेन्स को जो है कवर कराया जाएगा। और साथ में यूपीपीएससी और यूपी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी चल रहा है। यानी आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में जो है मिलेगा। और हमारा जो है रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय 10% का डिस्काउंट वहाँ पे हो जाएगा। और 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री में जो है अभी मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ हैं। और 1776 में प्रथम बार प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक शास्त्रीय अर्थशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें श्रम विभाजन, उत्पादकता एवं मुक्त बाजार इन विषयों पर प्रकाश डाला गया है। और इसमें लेसेज फेयर कौन से नियम पर जो है, तो लेसेज फेयर के सिद्धांत पर ये इसमें बल दिया गया है। लेसेज फेयर सिद्धांत पर बल दिया गया है वेल्थ ऑफ नेशंस में। तो पुस्तक पूछा गया किसके द्वारा ये लिखा गया है, एडम स्मिथ से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय निम्नांकित में से कौन सा सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, वित्त मंत्री। विधायिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और वर्तमान में आपको पता होगा भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया, जिसे बजट के रूप में देखा जाता है। और भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई को है, 10 बार। और उनके बाद पी चिदम्बरम, इन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी, इन्होंने 8 बार बजट प्रस्तुत किया। तो सर्वाधिक बार यदि पूछा जाए किसने बजट प्रस्तुत किया है, तो मोरारजी देसाई ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इराक को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता था। तो इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और मेसोपोटामिया शब्द एक ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। और टिग्रिस हो गया और फरात यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, यानी कि इराक की प्रमुख नदियाँ हैं। पूछा जाए कौन सी हैं, तो टिग्रिस है और फरात है। ये दोनों इराक की प्रमुख नदियाँ हैं। चौथा प्रश्न है, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, वेद है, रामायण है, अर्थशास्त्र या फिर मनुस्मृति। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है। इसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है। और इसकी रचना शुंग काल के लगभग हुई थी। और इसके प्रमुख भाष्यकार मेघातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लूक भट्ट ये हैं। तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन सही है। 5वां प्रश्न देखते हैं कि चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है। तो इसका संबंध हो जाएगा असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड आपको कहीं कहीं पे जो है 4 फरवरी मिलेगा और कहीं पे आपका 5 फरवरी। तो ये आपका गोरखपुर जनपद में है चौरी चौरा। इस कांड के कारण जो है 12 फरवरी 1922 को ही
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था और इसमें चौरी चौरा कांड में गुस्साई हुई भीड़ द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें 3 नागरिक और 22 पुलिस कर्मियों की जो है इसमें मौत हो गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते समय उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद थी और इंदिरा गांधी के अतिरिक्त यदि देखा जाए राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनने वाले सांसद जो हैं उनमें एच.डी. देवगौड़ा थे, जो कि वह कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य थे, और इंद्र कुमार गुजराल ये बिहार से सदस्य थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये असम से सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग निम्नांकित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लोक लेखा समिति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और लोक लेखा समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में ये की गई थी और वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, 15 सदस्य इसमें लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से, और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का एवं चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली से होता है। इसमें 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, बी विकल्प सही हो जाएगा। आपको पता होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है विधि के समक्ष समता की अवधारणा, ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और इसी अनुच्छेद में उल्लिखित विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 9वां प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51 के रूप में मूल कर्तव्य जोड़े गए और स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की गई थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन में 10 कर्तव्य जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन से इसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। अंतिम मूल कर्तव्य याद रखिएगा वो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो कि आपका अनुच्छेद 21 का में वर्णित है यह। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं की आय का मुख्य साधन क्या है? तो यह सरकारी अनुदान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। राज्य पंचायती राज अधिनियम ने ग्राम पंचायतों को कराधान के अधिकार दे रखे हैं, फिर भी इनकी आय का मुख्य साधन वह सरकारी अनुदान ही बना हुआ है और इस हेतु जो है संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार जो है विशेष तौर पर राज्य वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका, राज्य वित्त आयोग के गठन संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो वह 243 आई। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी याचिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी विकल्प से हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है और यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। अन्य रिट में आपका परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, शिमला समझौते पर निम्नांकित में से किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो। यानी कि 1972 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के पृष्ठभूमि में युद्ध को रोकने के लिए शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किया गया था? तो याद रखिए 1972 में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त कराया?
तो 1961 में मुक्त कराया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ ही जो है दमन एवं दीव को भी मुक्ति प्राप्त हुई थी और इस अभियान का कूट नाम था ऑपरेशन विजय। 14 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर मूल रूप में कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर जो है लगभग 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे सबसे पहले, और वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की संस्थाएं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, कर लगा सकती हैं। स्थानीय संस्थाएं वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए आपका संपत्ति कर अथवा गृह कर, हाटों तथा बाजारों पर कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, स्वच्छता कर, जल कर, वाहनों पर कर, तीर्थयात्री कर, व्यवसायों एवं उद्यमों पर कर, ये सभी लगा सकती हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? तो ये कई बार पूछा गया है यूपीपीएससी के एग्जाम में। यहाँ पे ए विकल्प से होगा, केसी वीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म ये किसने कहा है? तो मॉरिस जोन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ये आइवर जेनिंग्स का ही कथन है। तो यहाँ पे अर्धसंघीय पूछा है, केसी वीयर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आप देख सकते हैं ए विकल्प, इस बारे में संविधान मौन है। भारत के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के विषय में संविधान मौन है, अतः जो है सामान्य समझ के अनुसार संविधान द्वारा इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नांकित में से किसके माध्यम से की गई थी? तो ए विकल्प से हो जाएगा, स्वैच्छिक समझौता। अमेरिकी संघ की स्थापना विभिन्न राज्यों के मध्य स्वैच्छिक समझौते का परिणाम है और इसका अर्थ है कि राज्य संघ से स्वतंत्र होने में भी सक्षम है, जबकि भारत में राज्य ऐसा नहीं कर सकते। वर्तमान में अमेरिकी संघ में 50 सदस्य राज्य हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? तो सी ऑप्शन देख सकते हैं, मैकियावेली के पुस्तक का नाम दिया गया है राजनीति, जो कि गलत है। मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस। द प्रिंस किसके पुस्तक का नाम है? तो मैकियावेली के पुस्तक का नाम है, और राजनीति जो है ये आपका अरस्तु का है। तो यहाँ पे जो है बाकी सभी सुमेलित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, भीष्म का शांति पर्व है, प्लेटो का लॉज है, और सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, तो यह लिखित एवं कठोर संविधान है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान अत्यंत कठोर, यानी कि संशोधन प्रक्रिया इसमें कठिन है, और यही कारण है कि 4 मार्च 1789 को लागू किए जाने के बाद से इसमें केवल अभी तक 27 बार ही संशोधन किया गया है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है, तो यह है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को बहुदलीय व्यवस्था के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विपरीत यह पद्धति विभिन्न दलों एवं समूहों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौटिल्य की षड्गुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन, मैत्री। आपको बताने कि कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में वर्णित षड्गुण की नीति के 6 तत्व हैं, जिनमें आपका संधि है, यान है, उसके बाद विग्रह है, संस्कार है, आसन है, द्विज भाव है। मैत्री इसमें नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, संसद का शून्यकाल शुरू होता है,
तो ये 12 बजे के बाद, बी ऑप्शन से हो जाएगा। 12 बजे दोपहर को प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है और शून्यकाल में सांसद वगैरह तय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त कर सकते हैं। शून्य घंटा का उल्लेख रूल ऑफ प्रोसीजर में भी नहीं मिलता है, अतः यह एक जो है अनौपचारिक उपकरण है। और 24वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? तो ये राजस्थान में लागू हुआ था, सी विकल्प से हो जाएगा। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज्य व्यवस्था शुरू हुई थी। इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और आंध्र प्रदेश यह व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य था। और 25वां प्रश्न है, तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है, ये बी विकल्प सही हो जाएगा। और तीस्ता नदी भारत में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। 2011 के अंतरिम समझौते के अनुसार तीस्ता के जल का 42.5% भारत और 37.5% बांग्लादेश द्वारा प्रयोग किया जाना इसमें सुनिश्चित किया गया है। 26वां प्रश्न है, सरकारी आयोग रिपोर्ट संबंधित है किससे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग का गठन भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 1983 में इसका गठन किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया एवं सदस्य में देखा जाए तो बी शिवरमन थे, एस आर सेन एवं या राम सुब्रमण्यम थे। इसकी स्थापना केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कार्य हैं? पहला दिया गया नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य, तीसरा दंडित व्यक्तियों को क्षमा देना, चौथा है राज्यों के बीच तथा राज्यों और केंद्र के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। तो इसमें देखा जाए तो आपका तीसरा नहीं सही है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है इसमें। तो आंसर जो हो जाएगा आपका सही सी ऑप्शन 1, 2, 4 सही है। संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है उत्सर्जित होता है। क्षमा प्रदान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में निहित है। तो यहाँ पे आपका जो है तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा। और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के तहत आता है। तो 1, 2, 4 यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 61, सी विकल्प से हो जाएगा। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्यांश परिभाषित नहीं है और अनुच्छेद 61 में उल्लिखित महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और 29वां क्वेश्चन है, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो नौकरशाही की शक्तियों में, सी विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? तो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका प्रायः विधायिका का ही भाग होती है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो भारत में मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका, लोकसभा जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, जिससे दोनों भागों में समन्वय बना रहता है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसे समन्वयों का अभाव है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? तो वह था चंपारण सत्याग्रह। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर, और राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था और यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी और एन.जी. रंगा ने इस सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? तो वह है व्यक्तिवाद, डी विकल्प सही हो जाएगा। व्यक्तिवाद हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है। उदारवाद ये आपका व्यक्तिवाद पर अधिक बल देता है और व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है एवं राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करता है। समाजवाद
तो यह एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवाद प्रजातांत्रिक मार्ग को अपनाते हुए समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। तो यहाँ जो सही होगा डी ऑप्शन। 33वां क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना गया। 34वां प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद हो तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लेकिन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। और वर्ष 1950 से दोनों सदनों की 3 संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं। एक दहेज प्रतिषेध विधेयक जो कि 1960 में, दूसरा बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 में और तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। तो बुलाता राष्ट्रपति है और बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है। तो यह भाग 11, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद देखा जाए तो 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। और केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं। पहला, केंद्र एवं राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। उसके बाद है दूसरा, विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। और चौथा, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। तो पूछा गया है किस भाग में है, तो भाग 11 सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न, आसियान का औपचारिक रूप से गठन हुआ था किस वर्ष। तो यह हुआ था 1967 में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को मलेशिया में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य में ब्रुनेई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, सिंगापुर और वियतनाम है। इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। 37वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को गृहीत किया गया है। तो जर्मनी के वीमर संविधान से, डी विकल्प से हो जाएगा। संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद देखा जाए तो 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है। संविधान में निहित राष्ट्रपति की इन आपातकालीन शक्तियों को जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। 38वां क्वेश्चन है, 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं वे होते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से होगा, एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। लेकिन अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया और यह 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा जो है संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा हेतु मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त थी, जो अब 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसे अब खत्म कर दिया। अब केवल राज्यसभा में ही राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 51वें संशोधन का संबंध है। तो यह दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से, ये विकल्प सही हो जाएगा। 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका उद्देश्य दोषियों को लोकपद धारण करने से रोकना व दल बदल कानून को मजबूत करना है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बदनाम सांप्रदायिक पंचाट जारी किया, जिसमें भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को की गई थी। इसमें भारत विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों ये था आपका GIC प्रवक्ता के लिए GS के संभावित प्रश्न, जो कि आपका दूसरा श्रृंखला है। इसके पहले पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।